हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आरएसटी हिंदी के लिए फर्स्ट मैराथन करेंगे, जिसमें आपका लगभग 91 क्वेश्चंस है। ये आपका अगर आप लोग ओस्टेट के लिए प्रिपरेशन करें उसके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा और आरएसटी के लिए भी यूज़फुल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये मेनली जो है ओस्टेट और आरएसटी का सिलेबस से ही लिया गया है। जितना भी लिटरेचर पार्ट का क्वेश्चन होगा वो आपका बुक से इनसाइड होगा, और आपका ग्रामर पार्ट से जो होगा ग्रामर का बुक से ही लिया गया है, जो स्टेट बोर्ड का बुक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कौन सा स्वर और उनकी मात्राओं का उच्चारण बल लगाकर किया जाता है। ठीक है, कौन सा स्वर का उच्चारण में या उसकी मात्राओं का उच्चारण हम बल लगाकर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 3 ऑप्शन दिया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका अगर सही आंसर आप देखिएगा, सही ऑप्शन अगर देखिएगा तो इसका बी ऑप्शन सही है। दीर्घ स्वर का और उनकी मात्राओं का उच्चारण बल लगाकर किया जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं या फिर उसके मात्राओं का हम जब उच्चारण करते हैं तब हम बल लगाकर उच्चारण करते हैं। तो 1 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में री का उच्चारण होता है, किस तरह से हिंदी में री का उच्चारण होता है, वो है हमारा क्वेश्चन। तो ए में दिया है री जो दीर्घ ई है, बी ऑप्शन में जो री दिया गया है ये ह्रस्व ई है, और सी ऑप्शन में रू दिया है। तो 2 नंबर का आपका बी ऑप्शन जो सही है, हिंदी में री का उच्चारण ह्रस्व ई वाला री के अनुसार होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। हिंदी में जब हम री का उच्चारण करते हैं वो इस तरह से कुछ उच्चारित होता है जैसे र में ह्रस्व ई लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में स व्यंजन है, तालव्य, मूर्धन्य, वत्स्य। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका सही है। हिंदी में दंत स जो है ये वत्स्य व्यंजन है। 3 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति शब्द का उच्चारण करते समय किस पर बल दिया जाता है। ठीक है, जब हम राष्ट्रपति शब्द को उच्चारित करते हैं, वो शब्द का जब उच्चारण करते हैं तब हम बल किस पर देते हैं, राष्ट्र पर, रा पर या पति पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही है। जब राष्ट्रपति शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो रा पर बल दिया जाता है। ठीक है, 4 का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति का जब हम उच्चारण करते हैं तो रा पर बल दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए कुल वर्णों की संख्या 44 भी अगर आप लोग बोलिएगा वो सही होगा, 52 भी बोलिएगा वो भी सही है, और इसमें स्वरों की संख्या जो है 11 है, और 11 स्वरों में से जो आपका दीर्घ स्वर है वो 7 है, और जो 4 जो स्वर है उसको ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखा गया है। तो 5 नंबर का जो 3 ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया 4, बी में 7, सी में 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन जो होगा ए होगा, यानी कि 4। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है 4 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शब्दांत में डेस का लोप हिंदी की प्रवृत्ति है, अ का लोप, आ का लोप, ई का लोप। ठीक है, मेनली जब हम उच्चारण करते हैं तो शब्दांत में यहाँ पर जिसका लोप होता है वो आपको बताना है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो ये सब का मात्रा जो है हमें नज़र आता है, लेकिन उच्चारण करते वक्त जब हम उच्चारित करते हैं कोई भी शब्द को तो उसका अंत में जो है, शब्दांत में शब्द का अंत में जो है लोप होता है, और वो लोप जो होता है अ का। 6 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए जब जैसे कि हम एक वर्ड लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, या फिर कमल लिख रहे हैं, या फिर कुछ भी लिख रहा है, वहाँ पर अगर अंत में हलंत लगा हुआ है इसका मतलब है अ नहीं लगा है। अगर हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब अ स्वर उसमें लगा हुआ है, लेकिन अ स्वर का हम उच्चारण करते नहीं हैं। जैसे कि कलम, कलम जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि म में हलंत लगा हुआ है कलम, लेकिन हलंत नहीं लगा है, अ लगा हुआ है। उच्चारित हम करते हैं अ का लोप करके। ठीक है, 6 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, उपसर्ग के बाद और अंग्रेजी से आए शब्दों के साथ कौन सा व्यंजन लिखा जाता है। ड के नीचे में बिंदी और ये दोनों। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, उपसर्ग के बाद, मान लीजिए कोई उपसर्ग के बाद में अगर हम व्यंजन का इस्तेमाल करें या फिर अंग्रेजी से आए शब्दों के साथ अगर हम व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं तो हम व्यंजन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कौन सा व्यंजन का इस्तेमाल करेंगे। ड का इस्तेमाल करेंगे या ड के नीचे का बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपका 7 नंबर ऑप्शन जो है इसका ए ऑप्शन सही है। वहाँ पर ड के नीचे में बिंदी नहीं लगेगा। अगर उपसर्ग के बाद में हम ड लिख रहे हैं या अंग्रेजी से आए शब्दों के साथ में अगर हम ड लिखते हैं तो वहाँ पर ड के नीचे में बिंदी नहीं लगता है। 7 का ए ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 8, शब्द के मध्य और शब्द के अंत में कौन सा व्यंजन प्रयोग होता है। ठीक है, कोई भी शब्द अगर हम लिखते हैं उसके बीच में या शब्द के अंत में कौन सा व्यंजन प्रयोग होता है, कौन सा व्यंजन मतलब ड का कौन सा रूप का प्रयोग होता है। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है, इसके लिए भी 3 ऑप्शन है, दोनों दिया गया है और एक में ड है और एक में ड के नीचे बिंदी है। 8 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। जब शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में अगर ड आता है तो उसके नीचे में बिंदी लगता है। 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, र के पूर्व कोई व्यंजन ना हो तो र का रूप होता है। ठीक है, र के पूर्व अगर कोई व्यंजन नहीं होता है तो र का कैसा रूप होता है। एक र का पूरा रूप, दूसरा त्र और एक है ट के नीचे में जो लगा हुआ है ट, ये दोनों रूप है। बी और सी ये एक एक रूप है र का, और एक ए नंबर में जो र दिया है ये पूरा रूप है र का। मतलब वो र जैसे र हम लिखते हैं वो पूरा एक्यूरेट वहीं पर र पूरा लिखा होता है, कंप्लीट र लिखा होता है। तो यहाँ पूछा गया है अगर र के पूर्व कोई व्यंजन नहीं हो तो र का रूप कैसा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन सही है, पूरा रूप लिखा जाता है र का। ठीक है, 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया के साथ वाला प्रत्यय कैसे लिखा जाता है। अगर कोई शब्द क्रिया शब्द है तो उसके साथ अगर हम वाला प्रत्यय लगाते हैं तो वो वाला प्रत्यय किस तरह से लिखा जाता है। क्रिया शब्द के साथ मिलाकर लिखा जाता है या उससे अलग लिखा जाता है या सुविधा अनुसार लिखा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्रिया के साथ, क्रिया शब्द के साथ अगर वाला प्रत्यय जोड़ा जाए तो वो उससे अलग लिखा जाता है, उसके साथ में नहीं लिखा जाता। ठीक है, 10 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार कितने प्रकार के शब्दों से भरा है। अगर हम देखते हैं स्रोत के आधार पर हिंदी का जो शब्द भंडार है तो वो कितने प्रकार के शब्दों से भरा है। 11 नंबर में देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, 3, 5, 4। तो 11 का जो है सी ऑप्शन सही है। ये 4 स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार जो है 4 प्रकार के शब्दों से भरा हुआ है। वो 4 प्रकार का शब्द कौन कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, तद्भव यानी कि जो संस्कृत से उद्भव है, तत्सम जो संस्कृत के समान है, देशज जो होता है अपना देश का शब्द होता है, विदेशी जो है बाहर का शब्द होता है। 11 नंबर जो है इसका सी ऑप्शन सही था कि जो हमारा जो शब्द भंडार जो है वो 4 प्रकार के हैं स्रोत के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 12, मयूर और उज्ज्वल कैसा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसका अगर सही ऑप्शन आप देखिएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। मयूर और उज्ज्वल दोनों तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत से समान शब्द है, मयूर भी और उज्ज्वल भी। क्वेश्चन नंबर 13, काट और बयार कैसा शब्द है। ठीक है, काट और बयार कैसा शब्द है। 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसके लिए 3 ऑप्शन है, देशज, तद्भव, तत्सम। 13 का आपका बी ऑप्शन सही है। काट और बयार जो है ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, अदालत, आफत, और काबू, ये तीनों में से अरबी शब्द को अलग करना है। ठीक है, इसमें से अरबी शब्द कौन सा है, अदालत, आफत या काबू। तो 14 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा इसका ए ऑप्शन सही है। अदालत जो है ये आपका अरबी शब्द है। क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर कि अदालत, आफत और काबू, ये जो 3 शब्द है इसमें से अरबी शब्द को अलग करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अदालत होगा। अदालत जो है अरबी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगाली शब्द है कुछ, पपीता, गलीचा। तो 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो इसका जो सही ऑप्शन जो है ये बी ऑप्शन सही है। पपीता जो है पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, 15 नंबर का बी ऑप्शन सही है, पपीता पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16, जड़ शब्द का अर्थ है मूर्ख, ब्रह्म, वंश। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है गया है इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि जड़ शब्द का जो अर्थ है मूर्ख है। मूर्ख होगा जड़ शब्द का विपरीत अर्थ, जड़ शब्द का अर्थ होगा मूर्ख और इसका ऑपोजिट जो है विपरीत जो है वो चेतन होगा। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर में आपका दिया है जड़ शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, मूर्ख होता है जड़ का मतलब।
क्वेश्चन नंबर 17, पेय शब्द का अर्थ है पद, सामान्य, पानी। तो 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है। पेय शब्द का अर्थ है पानी। क्वेश्चन नंबर 18, अलग शब्द को छांटिए। दृग, निलय, आलय। इसमें से अलग शब्द कौन सा है? निलय अलग है, आलय अलग है या दृग अलग है? दृग अलग है। तो 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। दृग जो है ये अलग होगा, बाकी निलय और आलय जो है ये पर्याय शब्द है एक दूसरे का। सी ऑप्शन जो है इसका दृग जो है ये अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अलग शब्द छांटिए। केतु, निशान और काया। केतु, निशान और काया में देखिए 19 नंबर जो है इसका सी ऑप्शन सही है। केतु, निशान और काया में से काया जो है अलग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, मरकट का अर्थ है वाटिका, बंदर, झांस। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, वाटिका, बंदर, झांस जो है मरकट का, इसका सही अर्थ जो होगा मरकट का, 20 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही है। मरकट का मतलब होता है बंदर, तो 20 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? मतंग, हेम, ऊरग। तो अगर आप हाथी का पर्यायवाची शब्द देखिएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही है। हाथी का पर्याय होता है मतंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी का पर्याय जो है मतंग है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुकूल का प्रतिशब्द क्या है? प्रतिकूल, प्रतिकूल, विषम। देखिए यहाँ पर प्रतिकूल दो तरह से लिखा गया है। एक प्रतिकूल में रस्सा ऊ है, क में, एक प्रतिकूल में दीर्घ ऊ है, क में। तो 22 का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अनुकूल का प्रतिशब्द होता है, यानी कि विपरीत शब्द जो है, विलोम शब्द जो है वो होगा प्रतिकूल। और बी ऑप्शन में जो दीर्घ ऊ दिया गया है, क में, ये ऑप्शन सही है। अनुकूल का विपरीत होगा प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 23, सरस शब्द का विलोम क्या है? नीरस, निराश, नीरस। तो यहाँ पर नीरस दो तरह से दिया है, एक में दीर्घ ई है, एक में रस्सा ई है। तो 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। सरस शब्द का विलोम जो नीरस है वो दीर्घ ई होगा। ठीक है, सरस शब्द का विलोम शब्द है नीरस। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, अगम शब्द का अर्थ है शास्त्र, दुर्गम, पृथ्वी। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका जो अगम शब्द जो है इसका सही अर्थ होगा दुर्गम। आगम अगर होता तो उसका अर्थ होता शास्त्र, लेकिन यहाँ पर अगम दिया है, अगम का मतलब होता है दुर्गम। 24 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, कृष्णा शब्द का अर्थ है, कृष्णा शब्द का क्या अर्थ है? काला, द्रौपदी, कतार। देखिए कृष्णा शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन सही है। द्रौपदी होता है, कृष्णा का सिनोनिम वर्ड जो है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जो है वो द्रौपदी होगा। 25 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? क्रोध, क्लेश, अमर्ष। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अमर्ष। किसी भी बात का बुरा लगना या फिर उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। ठीक है, 27 का ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, 26 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, यशोधरा के पिता कौन है? रत्नांबर, मृत्युंजय, बीजगुप्त। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यशोधरा के पिता जो है ये मृत्युंजय है। बी ऑप्शन जो है इसका सही है। ये आपका चित्रलेखा से लिया गया है। ठीक है, 27 का बी ऑप्शन सही है, चित्रलेखा से लिया गया है। आप लोगों के लिए ये टास्क है कि आप लोग बताइए चित्रलेखा जो है क्या है? कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? 27 का बी ऑप्शन सही है। यशोधरा के पिता जो है वो मृत्युंजय है। 28 नंबर क्वेश्चन, बंटी कितने साल का है? ठीक है, 3, 6, 7। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो सही ऑप्शन होगा ये 7 साल का है। बुक में देखिएगा एक जगह पर 7 साल दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना है कि बंटी जो है 7 साल का है। क्वेश्चन नंबर 29, गौरांगिनी का मृत्यु कब हुआ था? सुबह 4 बजे, रात 12 बजे, दिन 4 बजे।
तो ये जो 29 नंबर क्वेश्चन जो है, गौरांगिनी का मृत्यु कब हुआ था, ये गौरा से लिया गया है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी थे गौरा, उससे लिया गया है कि गौरांगिनी का मृत्यु कब हुआ था। तो इसका देखिए सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही होगा, सुबह 4 बजे। क्वेश्चन नंबर 30, कितने वर्ष पहले मधुलिका से ज़मीन ले ली गई थी? 6, 3, 4। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष पहले मधुलिका से ज़मीन ले ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, मुंडेर पर कौन अंगड़ाई ले रही थी? मधुलिका, कौवा, कपोती। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, मुंडेर पर कौन अंगड़ाई ले रही थी, ये भी आपका पुरस्कार से लिया गया है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा 31 का सी ऑप्शन सही है, मुंडेर पर कपोती अंगड़ाई ले रही थी। क्वेश्चन नंबर 32, गजाधर बाबू ने शाम का नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी किसको दिया था? ठीक है, बसंती, माँ, भाभी। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ए है, वो अपनी छोटी बेटी बसंती को देते हैं। गजाधर बाबू जो है शाम का नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी जो है वो अपनी छोटी बेटी बसंती को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गजाधर बाबू को घर आने के बाद किस बात का अनुभव होता है? अपनापन, गर्व, अस्थायित्व। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है ये वापसी से लिया गया है, और अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है, गजाधर बाबू जो 35 साल की नौकरी के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में वो घर लौटते हैं, और घर आने के बाद में उनको अस्थायित्व महसूस होता है। 33 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, हमारी तो सबसे प्रीति है, ये कौन कहता है? बबूल, शीशम, दादा। तो ये दादा का कहना है, बड़दादा का कहना है कि हमारी तो सबसे प्रीति है, ये कौन कहता है? ठीक है, ये कौन कहता है जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका सही आंसर होगा कि हमारी तो सबसे प्रीति है, ये बड़दादा कहते हैं। 34 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, वैद्य जी ने ऊपर वाली जगह में क्या लिखने को कहा? ओम, स्वागतम, जय हिंद। तो 35 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन जो है सी है, वैद्य जी ने ऊपर वाली जगह में जय हिंद लिखने को कहा। आप लोगों को बताना है ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत माता की स्वतंत्रता को कौन समझना चाहती है? मधुलिका, मनोरमा, सुनंदा। देखिए, भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है सुनंदा, यानी कि 36 का सी ऑप्शन सही है। ये आपका लिया गया है, पत्नी से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है सुनंदा। क्वेश्चन नंबर 37, किसने शिव पर बाण फेंका था? मनोजन्मा देवता, महाकाल, अशोक। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन ए होगा, मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। ठीक है, 37 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। ठीक है, कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का आधार है संदेह। ये कौन कहता है? ये कथन किसकी है? चंद्रकला, मुरारीलाल, मनोरमा। तो ये मनोरमा कहती है चंद्रकला से कि कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा जो है उसका आधार ही है संदेह। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन होगा सी, और ये लिया गया है किससे? सिंदूर की होली से लिया गया है, जो एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 39, माँ ने अष्टावक्र को 1 पैसे में कितने बतासे और पकौड़ी देने को कहा था? माँ ने अष्टावक्र को 1 पैसे में कितने बतासे और पकौड़ी देने को कहा था? तो ये जो है अष्टावक्र जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है, और यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है कि माँ ने अष्टावक्र को 1 पैसे में कितने बतासे और पकौड़ी देने को कहा था। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 39 का, इसका सी ऑप्शन सही है। 4 बतासे और पकौड़ी देने को कहती है अष्टावक्र की माँ अष्टावक्र से। 39 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन अपनी भवबाधा हरने की बात कहते हैं? बिहारी, कृष्ण, तुलसी। तो 40 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन सही है, बिहारी अपनी भवबाधा हरने की बात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राधा कृष्ण की मुरली को क्यों छुपा देती है? परेशान करने के लिए, बात करने के लालच से, फेंकने के लिए।
तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कविता अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि राधा कृष्ण की मुरली को छुपा देती है बात करने के लालच से। ठीक है, अगर आप सूरदास के पद पढ़ लिए हैं तो आपको ये आंसर आ रहा होगा कि 41 का जो है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निराला ने तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से किसका तमतमाता रूप का वर्णन किया है? पत्थर तोड़ने वाली स्त्री, दीवा, बच्चा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही है। दीवा का तमतमाता रूप का वर्णन करते हैं निराला तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोड़ती पत्थर कविता जो है उसके लेखक है निराला, उसकी कवि है निराला, लेखक तो नहीं, कवि है निराला। और ये याद रखिएगा, कवि शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है, कवियित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। तो निराला ने तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से दीवा का तमतमाता रूप का वर्णन किया है। आपका 42 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, किसमें नई जवानी आई थी? सिंहासन, हथियार, बूढ़े भारत। तो 43 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन होगा सी, बूढ़े भारत में नई जवानी आई थी। ये 43 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लिया गया है, जो उसके कवयित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्वेश्चन नंबर 44, वो पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद, सन 57 में। तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन है सी, सन 57 में पुरानी तलवार जो है चमक उठी थी। क्वेश्चन नंबर 45, अबकी में जी भर छू पाया। कभी जी भर के छूने के बारे में किसको जी भर के छूने के बारे में कभी कहते हैं? मौलसरी के फूल, सुनेली फसल, गांव की धूल। तो गांव की धूल के बारे में कभी यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने वे जी भरकर छू पाए किसको? गांव की धूल को। 45 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, घरों को छोड़कर कौन चले गए? लोग, बच्चे, दहरी और चौखट। इसका जो 46 नंबर क्वेश्चन जो है अकाल में धूप से लिया गया है ये, और इसका जो सही ऑप्शन जो होगा ये सी ऑप्शन सही है। घरों को छोड़कर दहरी और चौखट चले गए हैं। ठीक है, घरों को छोड़कर दहरी और चौखट चले गए हैं, ये 46 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के कितने पत्तियों के भक्षण से संतान कामना फलवती होती है? तो 2, 7, 8 तीन ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8। अगर 47 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अशोक के 8 पत्तियों के भक्षण से संतान कामना फलवती होती है। 47 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 48, डे साधारणतः विलासी और उर्वरता के जनक देवता माने जाते हैं। इसके लिए 3 ऑप्शन दिया गया है, गंधर्व, कंदर्व, यक्ष और यक्षिणी। तो इसका 48 नंबर क्वेश्चन जो है अगर इसका आप सही ऑप्शन देखिएगा, ये यक्ष और यक्षिणी के बारे में बोला गया है कि ये साधारणतः विलासी और उर्वरता के जनक देवता माने जाते हैं, यक्ष और यक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 49, विशाल देव को किसके पास भेजा गया था? विशाल देव को किसके पास भेजा गया था? 3 ऑप्शन है देखिए, कुमारगिरी, बीजगुप्त, मृत्युंजय। तो श्वेतांग और विशाल देव दोनों को भेजा गया था। इसको आप याद रख सकते हैं, किसको कहाँ भेजा गया था, किसके पास भेजा गया था। कुमारगिरी दिया गया है, गिरी, तो उसको आप याद रखिएगा विशाल गिरी करके। विशाल देव को कुमारगिरी के पास भेजा गया है, तो आप इस तरह से याद रखिए विशाल गिरी करके। विशाल गिरी, गिरी यानी कि पर्वत होता है, विशाल यानी कि विशाल पर्वत के बारे में बोला गया। तो अगर आप विशाल गिरी इस तरह से याद रखिएगा तो आपको ये याद रहेगा कि विशाल देव को भेजा गया था कुमारगिरी के पास। 49 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, गौरा को लेखिका के, उसी तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं, बीजगुप्त के पास भेजा गया था श्वेतांग को। बीज श्वेत, श्वेत बीज करके आप याद रख सकते हैं कि बीजगुप्त के पास भेजा गया था श्वेतांग को। और विशाल गिरी से याद रखिएगा, विशाल देव को भेजा गया था कुमारगिरी के पास।
क्वेश्चन नंबर 50, गौरा को लेखिका के आने की सूचना कैसे मिलती है? लेखिका की आवाज़ से, गाड़ी की आवाज़ से, पैरों की आवाज़ से। तो अगर आप 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 50 नंबर का सी ऑप्शन सही है। पैरों की आवाज़ से गौरा को लेखिका के आने की सूचना मिलती है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट लगता है, आप लोग बुक में पढ़िए, आपको मिल जाएगा कि गौरा को लेखिका के आने की सूचना जो है वो पैरों की आवाज़ से मिलती है। 50 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, घर में और कोई नहीं और समय डेज से ऊपर, 11, 12, 1। तो 51 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही है। घर में और कोई नहीं और समय 12 से ऊपर। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। इसका चैप्टर का नाम बताइएगा और उसको लिखने वाले कौन है वो आप लोग बताइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी लिए बैठी है, आगे पीछे सामने। तो वहाँ चौके में एक स्त्री, 52 नंबर जो है इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी लिए बैठी है, मतलब वहाँ चौके में एक स्त्री सामने अंगीठी लिए बैठी है। ठीक है, 52 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, डे स्कूल की मालूम होती है। ठीक है, तो वो स्त्री जो है डे स्कूल की मालूम होती है, वो ये रिलेटिव क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन, इसका 3 ऑप्शन दिया है, सम्भ्रांत, क्षेत्रीय, शूद्र। तो 53 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन सही होगा, सम्भ्रांत कुल की मालूम होती है। 53 का ऑप्शन सही है। ये सुनंदा के बारे में बोला गया है कि सुनंदा जो है सम्भ्रांत कुल की प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 54, कुछ हो आदमी को अपनी देश की फिक्र करना चाहिए, सेहत, खाने, देह। तो 54 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन सी है, कुछ हो आदमी को अपनी देह की फिक्र करना चाहिए। ठीक है, 54 का आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। ये सुनंदा जो है कालिंदी चरण के बारे में कहती है, अपने पति के बारे में कहती है। क्वेश्चन नंबर 55, पति के पीछे पीछे उनके और कितने मित्र आए? 2, 3, 4। तो पति के पीछे पीछे क्वेश्चन नंबर 55 जो दिया है उन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है पति के पीछे पीछे उनके और कितने मित्र आए। तो पति के साथ जो मित्र आए थे वो 3 मित्र आए थे। कालिंदी चरण को मिलाकर 4 होंगे, लेकिन कालिंदी चरण के साथ 3 मित्र उनके आए थे। तो 55 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अष्टावक्र रचना के लेखक कौन है? अष्टावक्र रचना के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये जो 56 नंबर क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर है अष्टावक्र के लेखक। ठीक है, 56 का बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 57, अष्टावक्र का शरीर कैसा था? नायिका के जैसे, सरल, स्वाभाविक, हिंडोल की तरह झूलता हुआ। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन जो होगा 57 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। अष्टावक्र का शरीर जो है हिंडोल की तरह झूलता हुआ शरीर था उसका। ठीक है, अष्टावक्र का शरीर कैसा था? हिंडोल की तरह झूलता हुआ। 57 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, अष्टावक्र को बोलने में कितना समय लगता था? तिगुना, चौगुना, दुगुना। तो 58 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये जो अष्टावक्र के बारे में बोला गया है कि उसको बोलने में कितना समय लगता था, इसका सही ऑप्शन जो है 58 का, इसका ए ऑप्शन सही है, तिगुना समय लगता था उसको बोलने में। अष्टावक्र जब बोलता था वो माँ को, जब माँ बोलता था तो उसकी माँ को ऐसा लगता था कि पूरे ब्रह्मांड से जो है उसको कह रहे हैं माँ। क्वेश्चन नंबर 59, अष्टावक्र के पिता की मृत्यु कितने साल पहले हुई थी? 15, 20, 30। आप अगर अष्टावक्र को पढ़िएगा तो वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि उसके जो पिता की मृत्यु जो है वो लगभग 30 साल पहले हुई थी। ठीक है, 59 का जो है सी ऑप्शन सही है। अष्टावक्र के पिता की मृत्यु जो है वो 30 साल पहले हुई थी। 59 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, माँ का चिरसंगी किसको बताया गया है? चिड़चिड़ापन, तनाव, अभाव। देखिए परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के वजह से अष्टावक्र की माँ जो है उसके चिरसंगी बन चुकी है कौन? चिड़चिड़ापन। ठीक है,
तो 60 नंबर का ए ऑप्शन सही है। अष्टावक्र की माँ के बारे में ये बोला गया है कि चिरसंगी उसका किसको बताया गया है, चिड़चिड़ापन को बताया गया है। 60 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद। ठीक है, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद के लिए देखिए, परीक्षा जोड़ आर्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षा जोड़ आर्थी। एक आर्थी में दीर्घ ई है, एक आर्थी में ह्रस्व ई है, और बी ऑप्शन जो दिया गया परीक्षा जोड़ अर्थी दिया गया है जिसमें दीर्घ ई लगा है लेकिन अर्थी है। तो 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही है। परीक्षा जोड़ अर्थी होता है परीक्षार्थी, ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 62, महर्षि का संधि विच्छेद। महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, एक है महाजोड़ ऋषि, दूसरा है महाजोड़ ऋषि, और तीसरा ऑप्शन जो है महाजोड़ ऋषि, लेकिन ये ऋषि जो है दीर्घ ई है। 62 नंबर क्वेश्चन जो है महर्षि में देखिए ह्रस्व ई लगा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है, महाजोड़ ऋषि होगा महर्षि। क्वेश्चन नंबर 63, यद्यपि संधि विच्छेद। यद्यपि का संधि विच्छेद करने के लिए बोला गया है यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ यपि। एक अपि में प में दीर्घ ई है, दूसरा अपि में प में ह्रस्व ई है। तो आपका 63 का जो है बी ऑप्शन सही है। यद्यपि देखिए आप इसमें ह्रस्व ई लगा है, इस तरह से भी आप इसको समझ कर सकते हैं कि यदि जोड़ अपि होता है यद्यपि, और ये अपि जो है ह्रस्व ई वाला होगा, इसलिए 63 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, ये इत्यादि कौन सा संधि है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, इत्यादि कौन सा संधि है, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। तो ये 64 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन जो है ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, इत्यादि जो है यण संधि है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है, इसलिए मैं बहुत फास्ट आप लोगों को ये सारा क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ ताकि बहुत कम टाइम में आप लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो 64 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, नयन का संधि विच्छेद। न जोड़ एन, ने जोड़ अन, ने जोड़ आन। तो 65 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, ने जोड़ अन होता है नयन। 65 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66, पवित्र का संधि विच्छेद। प जोड़ इत्र, प जोड़ इत्र, प जोड़ वित्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है 66 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, प जोड़ इत्र होता है पवित्र। क्वेश्चन नंबर 67, पावन कौन सा संधि है। पावन कौन सा संधि है, अयादि, यण, गुण। 67 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका जो है ए ऑप्शन जो है सही है, पावन जो है अयादि संधि है। ठीक है, 67 का ए ऑप्शन यानी कि अयादि संधि के अंतर्गत आएगा पावन शब्द। क्वेश्चन नंबर 68, पित्रानुमति कैसा संधि है। पित्रानुमति जो दिया है 68 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए 3 ऑप्शन है, यण, अयादि, वृद्धि। 68 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, पित्रानुमति जो है यण संधि है। 68 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, स्वागत का संधि। स्वागत का संधि जो है ये कौन सा होगा, स्वागत का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। सु जोड़ आगत, सु जोड़ एक सु जोड़ आगत जो है ये ह्रस्व उ है, दूसरा सु जोड़ आगत में दीर्घ उ है, और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन जो है स्व जोड़ आगत। तो 69 का ए ऑप्शन सही है, सु जोड़ आगत स्वागत होगा, दंत स में ह्रस्व उ है। 69 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, बधु जोड़ आगम। बधु जोड़ आगम क्या होगा। बधु जोड़ आगम के लिए देखिए वाद वागम दिया है, वध्वागम दिया है, वाधुगम दिया है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, वध्वागम होगा बधु जोड़ आगम। 70 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, उषा ने किसका अभिनंदन किया। सूर्य का, भारतवासी का, भारत भूमि का। तो 71 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो उषा ने जो ये भारतवर्ष कविता से लिया गया है, उषा ने अभिनंदन किया भारत भूमि का। 71 का सी ऑप्शन सही है, उषा भारत भूमि का अभिनंदन करने के बारे में दिया गया है। 71 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे पहले ज्ञान का उदय कहाँ हुआ। भारत, चीन, नेपाल। तो सबसे पहले ज्ञान का उदय जो है भारत में हुआ था। तो 72 का ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 73, उषा भारत को क्या उपहार देती है। हीरक हार, प्रथम किरण, ओश की बूंद। तो उषा भारत को 73 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसका बी ऑप्शन सही होगा, उषा भारत को प्रथम किरण का उपहार देती है। 73 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतवर्ष कविता में किसकी हंसने की बात कही गई है। उषा, सूर्य, भारत।
74 क्वेश्चन जो है इसका देखिए ए ऑप्शन सही है। भारतवर्ष कविता में उषा की हंसने की बात कही गई है, उषा के बारे में बोला गया है, उषा के हंसने की बात कही गई है। 74 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? अनाथ विश्वपुंज। 75 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन सही होगा। संस्कृति शब्द का अर्थ है विश्व। क्वेश्चन नंबर 76, लोक में क्या फैलने लगा? आलोक, धैर्य, शक्ति। ये भी भारतवर्ष कविता से लिया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ए ऑप्शन सही है। लोक में आलोक फैलने लगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारतवर्ष कविता में तम से तात्पर्य क्या है? देखिए तम का तात्पर्य यहाँ पर पूछा गया है भारतवर्ष कविता के अनुसार अंधकार, अज्ञान, अन्याय। तो 77 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तम का मतलब होता है अंधकार, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है भारतवर्ष कविता के अनुसार जो है आपका तम का अर्थ होगा अज्ञान। 77 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन वीणा लेती है? वाणी, कमल, सप्त सिंधु। तो 78 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ए ऑप्शन सही होगा। वाणी के बारे में बोला गया है कि वाणी वीणा लेती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाणी वीणा लेती है। 78 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, अरुण और वरुण शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, अरुण शब्द का अर्थ क्या है, वरुण शब्द का अर्थ क्या है? अरुण तो बहुत ईजी है, अरुण का मतलब है लाल, लेकिन वरुण का अर्थ आपको ढूंढना है। तो ए ऑप्शन देखिए, लाल और जल, लाल और मार्ग, लाल और शीतल। 79 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ए ऑप्शन सही है। अरुण का मतलब होता है लाल और वरुण का मतलब होता है जल। 79 का ए ऑप्शन सही है, लाल और जल जो है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सप्त सिंधु में क्या गूंज उठता है? लहर, आक्रोश, सप्त स्वर। अगर आप देखिएगा कविता अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ दिया गया है कि सप्त सिंधु में सप्त स्वर गूंज उठता है। 80 का आपका सी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। 80 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सप्त सिंधु में सप्त स्वर गूंज उठता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतवर्ष कविता में किस वेद का वर्णन है? साम, अथर्व, यजुर्वेद। तो 81 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन ए है। भारतवर्ष कविता में साम वेद का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद के बारे में आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन भारतवर्ष कविता में जो है सामवेद का वर्णन किया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82, अब जो है आपका ट्रांसलेशन है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, दयाकरी एहाको पुनर्वार कुहंतु। ठीक है, दयाकरी एहाको पुनर्वार कुहंतु के लिए 3 ऑप्शन दिया गया है। इसे फिर से बोलने का तकलीफ कीजिए, कृपया इसे फिर से बोलिए, कृपया इसे फिर से बोलो। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है दयाकरी एहाको पुनर्वार कुहंतु। पुनर्वार के लिए फिर से होगा, कुहंतु यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ बोला गया है, इसलिए आपका आंसर जो है आपका बी ऑप्शन सही है, कृपया इसे फिर से बोलिए। ठीक है, दयाकरी एहाको पुनर्वार कुहंतु का बी ऑप्शन सही होगा, कृपया इसे फिर से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 83, मते लागुछि आजी वर्षा हब। तो मते लागुछि आजी वर्षा हब, इसका होगा 3 ऑप्शन दिया गया। मुझे लग रहा है आज बारिश होगा, मुझे लग रहा है आज बारिश होगी, मुझे लगा आज बारिश होगी। ठीक है, तो देखिए 83 का आपका जो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है। मुझे लग रहा है आज बारिश होगी। बारिश शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये याद रखिएगा। मते लागुछि आजी वर्षा होगा, इसका हिंदी में अनुवाद होगा मुझे लग रहा है आज बारिश होगी। 83 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, आज परीक्षा फल प्रकाश पाइब। इसका हिंदी अनुवाद के लिए 3 ऑप्शन दिया है। आज परिणाम पत्र दिया जाएगा, आज परिणाम घोषित की जाएगी, देखिए 84 का और एक ऑप्शन होना चाहिए था, जो ऑप्शन यहाँ पर शायद टाइपिंग के बाद में PDF बनाने के टाइम पे ये डिलीट हुआ होगा। आपका जो होना चाहिए था आज परिणाम पत्र प्रकाशित होगा, जो सी ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपका आंसर है। तो आपका 84 का जो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि आज परिणाम पत्र प्रकाशित होगा, क्योंकि यहाँ दिया है आज परीक्षा फल प्रकाश पाइब, तो इसका सही होगा आज परिणाम पत्र प्रकाशित होगा। क्वेश्चन नंबर 85,
ଭାରତର ରାଜଧାନୀ दिल्ली ଅଟେ। ठीक है, आपका क्वेश्चन है ଭାରତର राजधानी दिल्ली ଅଟେ। इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है आपका। भारत का राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत के राजधानी दिल्ली है। अगर आप देखिएगा भारत जो है ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन राजधानी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। और आप मतलब कोई भी शब्द के अनुसार उसके आगे जो है आप विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, परशर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भारत की राजधानी दिल्ली है। 85 जो है 85 का बी ऑप्शन सही होगा। भारतोरो राजधानी दिल्ली अटे जो है इसका हिंदी होगा भारत की राजधानी दिल्ली है। 85 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, सुमित्रा को रुट्टी खाइबा को पड़िबो। सुमित्रा को रुट्टी खाइबा को पड़िबो। तो इसका जो है 3 ऑप्शन दिया गया है। सुमित्रा को रोटी खानी पड़ेगी, सुमित्रा को रोटी खाना पड़ेगा, सुमित्रा को रोटी खाना पड़ा। तो 86 जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 86 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। सुमित्रा को रोटी खाइबा को पड़िबो, इसका हिंदी होगा सुमित्रा को रोटी खानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 88, से मेड़ारे पहुँची थिबो, वह मेला में, इसके लिए 3 ऑप्शन देखिए। वह मेला में पहुंचा होगा, वह मेले में पहुंचा होगा, उसने मेले में पहुंचा होगा। तो से मेड़ारे पहुंची थिबो जो दिया है 88 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा, वो मेले में पहुंचा होगा। क्वेश्चन नंबर 89, सुनंदा बही पढ़िला। सुनंदा ने किताब पढ़ी, सुनंदा किताब पढ़ती है, सुनंदा किताब पढ़ी। सुनंदा बही पढ़िला दिया है 89 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका ए ऑप्शन होगा सही। सुनंदा ने किताब पढ़ी। ठीक है, सुनंदा बही पढ़िला दिया है इसलिए सुनंदा ने किताब पढ़ी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, तुम्हें क्यों खेलनाटी किणिबो। तुम कौन सा खिलौना खरीदोगे, तुम कौन सी खिलौना खरीदोगे, तुम कौन सा खिलौना खरीदे। तो 90 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, तुम कौन सा खिलौना खरीदोगे। ठीक है, 90 नंबर का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, मु रात्तिरे खीरो पी सुए। मैंने रात को दूध पीकर सोया, मैं रात को दूध पीकर सोता या सोती हूँ, मैंने रात को दूध पीकर सोता हूँ। क्वेश्चन देखिए दिया है मु रात्तिरे खीरो पी सुए, मतलब ये रोज़ दिन के बारे में बोला गया है। तो इस हिसाब से अगर आपका ऑप्शन देखिएगा बी, मैं रात को दूध पीकर सोता या सोती हूँ, ये आपका सही है। 91 का बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो ये तो रहा आपका 91 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को सही से समझ में आया होगा और आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए किसका कितना मार्क्स आया है। और कोशिश कीजिए जितना भी हो सके एक दिन में बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितना क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा उतना डाउट आप लोगों के सामने में आएगा और आप लोग खुद को एनालाइज कर पाइएगा कि आपका प्रिपरेशन किस हद तक कंप्लीट हो गया है। और जितना भी डाउट निकलेगा, अगर अभी डाउट निकलता है उसको क्लियर करने का टाइम है आपके पास। आगे अगर एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब रहेगा फिर डाउट निकलेगा तो आप लोगों को क्लियर करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट निकलता है तो उसको ढूंढ के उसको पता करने में बहुत टाइम जाता है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए और जितना हो सके उतना क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो कोई भी गाइड को ना देकर बुक से उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि बुक में जो है वही आपका आंसर होता है, वही आपका सही आंसर है। और अगर आप में से कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं RST हिंदी के लिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को इसका पूरा डिटेल्स जो है कमेंट में आपको मिल जाएगा। और आप में से अगर ऐसे कोई भी हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इशू है, तो आप लोग वो मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ये जो कोर्स है इसमें आप लोगों को डेली जो है कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, उसके बाद उस क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और जहाँ जो डाउट रहता है उसको भी सॉल्व किया जाता है। और पर संडे को हम इसी संडे से करेंगे कि आपका गूगल फॉर्म में जो है टेस्ट होगा, जिसमें टाइम लिमिटेशन भी रहेगा। टाइम लिमिटेशन रहने पर क्या होता है, हम लोग जो मतलब अपना जो एक स्पीड होता है ना वो हम लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि हम तो आराम से बैठ के करते रहते हैं। वो अगर टाइम लिमिटेशन के अकॉर्डिंग रहेगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितना आप लोग स्लो है कितना फास्ट है, उस हिसाब से आप लोग खुद को रेडी कीजिएगा।
तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वरना ये कोई कंपलसरी नहीं है। कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। और अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ये हमेशा कहती हूँ, जो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसी टाइम पर अगर कोई पढ़ रहा है वो हमसे आगे होगा, हम उससे पीछे होंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।